हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मेरा नाम दीपांशु राजपूत और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12th में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। तो आज इसी कड़ी में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हिंदी के टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को। बहुत से बच्चे बोलते थे कि आप ऐसे टॉपिक बता दो जो हिंदी में 100% आए। तो आज मैं आपको वही सिलेक्टेड टॉपिक्स बताऊंगा जिनको करने के बाद आप हिंदी में 100 से 100 नंबर, बहुत से बच्चे बोलते हैं क्या 100 नंबर आ सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल 100 से 95 नंबर तक आप इन 20 टॉपिक से लेके आ सकते हो। 95 नंबर लाना बहुत आसान है अगर आप ये 20 टॉपिक कर लेते हो। देखो हिंदी में बहुत लंबा सिलेबस नहीं होता है, हिंदी में बहुत सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं और वो टॉपिक बार बार वही टॉपिक आते हैं, सेम टॉपिक। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो आप पिछले 10 सालों के पेपर उठाओ और मैं जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ ना, ये 20 टॉपिक, केवल टॉप 20 टॉपिक बताऊंगा, 20 टॉपिक, और उनको आप अपने पिछले 10 सालों से मैच करना। अगर 90 से 95 नंबर का पेपर ना मिल जाए तो अभी इस चैनल पे कोई बैड कमेंट करना, उसके बाद तब बताना आके कि जो मैं करा रहा हूँ ना, तब मानना कि आपको 90 से 95 नंबर आप ला सकते हो या नहीं। तो आज की ये 20 टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर टॉपिक हमारा होगा, पूरी हम स्ट्रेटजी वाइज देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, कैसा आता है, कितना पढ़ना है, क्या पूरा सिलेबस पढ़ना है। पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना, आपको मैं दोबारा से बता दूं, अगर आप हिंदी में पूरा सिलेबस पढ़ोगे तो फिजिक्स का एक समंदर है सिलेबस का, केमिस्ट्री का समंदर पड़ा है सिलेबस का, आप नहीं कंप्लीट कर पाओगे। अभी आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है, मैं समझ सकता हूं उस चीज़ को। तो तैयारी को बूस्ट करने के लिए आपको अपने टाइम को बचाना होगा, आपको हिंदी में कम टाइम में ज़्यादा नंबर ले आना होगा, तब आप एक टॉपर स्टूडेंट बन पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको हिंदी में केवल ये 20 टॉपिक ही करने चाहिए। उसके अलावा अगर आप कर रहे हो तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, बिल्कुल आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो अगर आप उससे ज़्यादा टाइम दे रहे हो हिंदी में। मैं आपको केवल 20 टॉपिक बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं, कौन से हैं वो टॉपिक। सबसे पहला नंबर हमारा टॉपिक होगा गद्य साहित्य का विकास। तो गद्य साहित्य के विकास में हमें क्या पढ़ना है, हमें भारतेंदु युग पढ़ना है, हमें द्विवेदी युग पढ़ना है, हमें शुक्ल युग पढ़ना है, हमें शुक्लोत्तर युग पढ़ना है। तो इन 4 युगों के बारे में हम अध्ययन करेंगे और इन पर आधारित हमें 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। कैसे क्वेश्चन मिलेंगे? सबसे पहले हमें शुरुआत में 10 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, जिसमें से 5 जो होंगे 5 गद्य साहित्य के होंगे, 5 गद्य साहित्य के और 5 काव्य साहित्य के। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? अब तो गद्य पद्य में से आप इनके इतिहास के बारे में आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, किसी विधा पर क्वेश्चन मिल सकते हैं कि ये किस विधा की रचना है या किसकी रचना है, ये इस आधारित आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहले गद्य साहित्य के इतिहास में आपको 5 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, 5 नंबर के होंगे। मैं यहाँ नंबर भी लिखते चलता हूँ कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है, आपको कितना पढ़ना है उसमें वो बताऊंगा, ठीक है। तो गद्य साहित्य के इतिहास में 5 नंबर का टॉपिक आएगा, 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव होंगे। सबसे पहले 5 नंबर के गद्य आएंगे, उसके बाद 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे, यानी कि एक एक नंबर के 5 आएंगे पद्य साहित्य से। तो पद्य साहित्य से भी 5 आएंगे और वो भी एक एक नंबर के होंगे, 5 नंबर के। तो 10 नंबर आप यहाँ से ले लोगे। अब आप लोग मुझसे ये बोलोगे कि भैया ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव कितने ऑब्जेक्टिव पढ़ें, क्या हमें 1000 ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत है या हमें 200 या 250, 300, 500 कितने पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, कौन पढ़ाएगा हमें? तो मैं पढ़ाऊंगा। मैं आपके लिए लेके आऊंगा टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के इतिहास के क्वेश्चन कराऊंगा। कितने कराऊंगा? 500 कराऊंगा, जिसमें से 250 गद्य साहित्य के होंगे और 250 पद्य साहित्य के होंगे। अगर आप उन क्वेश्चन को नोट डाउन कर लोगे और उनको बार बार उनको प्रैक्टिस करोगे, उनका रट्टाफिकेशन करोगे, तो आपको वो याद हो जाएंगे। और अब अगर आप जल्दी से याद करोगे, उनके लेखक को याद करोगे, उनकी विधाएं याद कर लोगे, तो आपको कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस सीरीज से आप अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स के डाउट कंप्लीट कर सकते हो। आपको इस सीरीज से बहुत फायदा मिलेगा और ये फ्री होगी, बिल्कुल फ्री ऑन यूट्यूब होगी। बिल्कुल मतलब जो मेरे जैसे मिडिल क्लास बच्चे हैं, मैं एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूं, मैं रियल बताऊं तो मेरे पापा एक नॉर्मल से किसान है और मैं उस सिचुएशन से निकलकर मैंने हिंदी में 94 मार्क्स स्कोर किया। कैसे? एक राइट स्ट्रैटेजी को यूज़ करके। और उसके साथ साथ मेरे स्कूल से भी नंबर कट गए थे, स्कूल वालों ने मुझे बहुत पीछे खींचा, लेकिन मैं नहीं रुका, क्योंकि किसी की प्रतिभा को रोका नहीं जा सकता है, मेन चीज़ ये होती है। और उसी में मैं उस चीज़ को समझता हूँ और बहुत सारे बच्चे मेरे जैसे ही फैमिली से मतलब बहुत गरीब बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा। यूट्यूब पे पूरी सीरीज आएगी, ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण गद्यांश। देखो आपके सिलेबस में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो क्या आप सारे चैप्टर्स को पढ़ोगे? क्या आपके पास इतना समय है?
नहीं समय है, क्योंकि जुलाई आ चुका है। आपको केवल महत्वपूर्ण गद्यांश 10 नंबर का आता है, गद्यांश जो है वो 10 नंबर का 10 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का। तो आपको केवल 3 चैप्टर पढ़ लेने हैं, ओनली 3 चैप्टर्स, और उनको पढ़ने के बाद आपको एक ना एक गद्यांश मिल जाएगा। 100% गारंटी है मिल जाएगा, बस विश्वास करो भाई। और विश्वास नहीं हो रहा है तो अनसॉल्व्ड पेपर उठा के देख लेना, 90 से 95 नंबर का पेपर यहां से ना मिल जाए, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, इस बात को मैं दावा से बोल सकता हूं। तो महत्वपूर्ण गद्यांश 10 नंबर का आएगा, केवल 3 चैप्टर पढ़ लो। कौन कौन से? पहला चैप्टर हमारा होगा राष्ट्र का स्वरूप। मैं नाम बता देता हूं आपको, इन चैप्टर्स को छोड़ना नहीं है गलती से भी। राष्ट्र का स्वरूप पहला चैप्टर होगा, यहां से गद्यांश मिलने के चांस हैं। अगर नहीं मिला तो दूसरा चैप्टर हमारा कौन सा होगा? दूसरा चैप्टर होगा अशोक के फूल। दूसरा गद्यांश में चैप्टर होगा हमारे पास अशोक के फूल। कौन सा होगा? अशोक के फूल। अब अशोक के फूल के राइटर कौन है आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है? अशोक के फूल के लेखक कौन है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। और तीसरा चैप्टर होगा हमारा भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता 3 चैप्टर पढ़ लो अब, ठीक है? भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता। मैं केवल वही टॉपिक बता रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बिल्कुल डायरेक्ट दिखाई देंगे, ठीक है? ये टॉपिक्स, ये जो मैं चैप्टर बता रहा हूं ना, आप इनको लिख के ले लो। अगर यहां से ना मिले तो हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल आएंगे। राष्ट्र के स्वरूप से आ सकता है, अगर नहीं आया तो अशोक के फूल से आएगा, या भाषा या आधुनिकता से आएगा। और अगर क्या था, 1-2 दिए जाते, दोनों में से कोई एक करना होता है। तो इन 3 चैप्टर को पढ़ने के बाद आप अपने 10 नंबर मुट्ठी में कर सकते हो, बिल्कुल आसान है करना, याद रख लो। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण पद्यांश के बारे में। बहुत से बच्चों को पद्यांश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो उसकी व्याख्या नहीं कर पाते हैं सही तरीके से, वो संदर्भ नहीं लिख पाते हैं। तो इसकी भी ट्रिक लेके आऊँगा मैं, गद्यांश और पद्यांश को करने की एक बेहतरीन ट्रिक लेके आऊँगा। और गद्यांश पद्यांश को रटना नहीं है, क्योंकि रटा नहीं जा सकता इन चीज़ों को। जो रटने वाली चीज़ें मैं उनको बताऊंगा, उनको रटाऊंगा भी, लेकिन इनको रटा नहीं जा सकता है। पद्यांश 10 नंबर का आता है, याद रखना। पद्यांश जो है वो 10 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का। और 10 मार्क्स में आपको पद्यांश के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, पवन दूतिका है, कैकेयी का अनुताप है। मैं केवल 3 चैप्टर बताऊँगा, ओनली 3 चैप्टर्स बताऊँगा, जिनको करने के बाद आपके 10 नंबर आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं, कौन से 3 चैप्टर हैं। सबसे पहला चैप्टर होगा पवन दूतिका। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का होगा पवन दूतिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पवन दूतिका, आप इसको तैयार कर लो अभी। अगर नहीं कर पाते तो मुझे कमेंट करो, मैं कराऊंगा तैयार। जो भी प्रॉब्लम हो, देखो शर्माने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपका बड़ा भाई हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा हाईफाई टीचर नहीं हूँ, मैं केवल आपका भाई हूँ, और आप लोग मेरे छोटी बहनें, छोटे भाई हैं। आपको जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हो, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, बायो के अंदर, हिंदी के अंदर, किसी के भी अंदर, तुरंत पूछो, क्योंकि मेरा काम है आपको बताना, आपका काम है पूछना और मेरा काम है बताना। अगर नहीं आ रहा है कोई भी चीज़, तुरंत पूछो, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। और शर्माने के पैसे नहीं मिलते, शर्माना नहीं है, पहली बात तो ये है। पवन दूतिका, उसके बाद है कैकेयी का अनुताप। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। मैं केवल जो टॉपिक बता रहा हूँ वो टॉपिक गलती से भी नहीं छोड़ना। कैकेयी का अनुताप, अनुपात मत लेना ना भाई, अनुताप होता है, अनुताप। कैकेयी का अनुताप। उसके बाद श्रद्धा मनु। श्रद्धा मनु के राइटर कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है? श्रद्धा मनु चैप्टर पढ़ना है आपको, ठीक है? 3 चैप्टर पढ़ लोगे ना, आपका मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा आपको विश्वास कैसे दिलाऊं। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग इन सिलेक्टेड 20 टॉपिक को तैयार कर लेते हो तो आपके 90 से 95 नंबर जरूर आएंगे, लेकिन इनको जरूर तैयार करना है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो 10 सालों से लगातार यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। हिंदी में कोई नया क्वेश्चन कभी नहीं बनता है, हाँ नए क्वेश्चन बनते हैं तो गद्य और पद्य साहित्य में बन जाते हैं, उसके अलावा चांस नहीं है बनने का। पहली बात, इतना सिंपल सा सिलेबस होता है, इस सिलेबस से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा मनु, ये 3 चैप्टर पढ़ लो, आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब बात करते हैं जीवन परिचय के बारे में। तो जीवन परिचय कितने नंबर का आता है? जीवन परिचय आता है 5 नंबर का। इसी सीक्वेंस में आएगा, तो जैसा सीक्वेंस में बता रहा हूँ इसी तरीके से पेपर आएगा। सबसे पहले 10 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, फिर उसके बाद गद्यांश मिलेगा, उसके बाद पद्यांश मिलेगा, उसके बाद जीवन परिचय मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको लेखक का मिलेगा, उसके बाद 5 नंबर का कवि का मिलेगा। तो 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय मिलेगा, 5 नंबर का लेखक का मिलेगा, 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय मिलेगा। जीवन परिचय के आपको 3 नंबर मिलेंगे, अगर आप उनकी रचनाएं भी लिखते हैं तो 2 नंबर मिलेंगे।
और बहुत से बच्चे बोलते हैं कि जीवन परिचय को कैसे लिखा जाता है। जीवन परिचय लिखने का बेहतरीन तरीका मैं आपको 1 मिनट में बताना चाहूँगा कैसे। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखोगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखोगे, लिख दिया, फिर 2 लाइनें छोड़ोगे, 2 लाइंस को आप स्किप करोगे, उसके बाद नीचे डालोगे, एक बड़ी मोटी लाइन में डालोगे। जैसे कि आप किसका लिख रहे हो, मैथिली शरण गुप्त का लिख रहे हो, तो नाम डालोगे मैथिली शरण गुप्त, डाल दिया। फिर उसके बाद 2 लाइन फिर छोड़नी है, 2 लाइन फिर छोड़नी है, क्योंकि एग्जामिनर को हमें कॉपी को बचाना नहीं है, हमें एग्जामिनर के सामने इतनी नीट और क्लीन कॉपी को रिप्रेजेंट करना है कि एग्जामिनर को पढ़ने में कोई असुविधा ना हो। उसको मजा आएगा तब आपको मजा आएगा, क्योंकि वो जब मजे में होगा तो आपको नंबर देगा, तब आप मजे में हो पाओगे। याद रखना इस चीज़ को। फिर उसके बाद आप एक बॉक्स बनाओगे साइड में, इस साइड लिखोगे पूरी उसकी थ्योरी लिखोगे, जन्म कब हुआ, पिता का नाम, माता का नाम, ये सब चीज़ें उनकी लिखोगे, उनकी शिक्षा वगैरह लिखोगे। लेकिन साइड में एक संक्षिप्त परिचय बनाना, वहाँ डालना ब्रैकेट में संक्षिप्त परिचय, नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता, मृत्यु, शिक्षा, सारी डिटेल में चीज़ों को बताओगे आप लोग। बस उपलब्धि, भाषा, शैली, सब कुछ बताओगे। इससे क्या होगा, एग्जामिनर आपका जीवन परिचय नहीं पढ़ेगा, और जो आपको 5 में से 4 नंबर मिलते थे वहीं आपको 5 में 5 नंबर मिलेंगे। कैसे? एक सही गाइडेंस से, एक सही रिप्रेजेंटेशन से, कॉपी को सही लिखने से आपको पूरे 5 में 5 नंबर मिलेंगे। इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको इसी तरीके से कॉपी को लिखना है। संक्षिप्त परिचय जरूर लिखना है, भले ही आप जीवन परिचय नहीं लिख रहे, जीवन परिचय कैसा भी लिख रहे हो कोई नहीं पढ़ेगा, संक्षिप्त परिचय पढ़ के 5 नंबर आपको दे देगा। एग्जामिनर खुद चाहता है नंबर देना, एग्जामिनर कभी आपको नेगेटिव पॉइंट से नहीं देखता, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, आपको खुद देना चाहता है नंबर। आप कितने नंबर लेना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं जीवन परिचय के बारे में। तो 5 नंबर का जीवन परिचय लेखक का होगा, 5 का कवि का होगा, और कैसे लिखना है बता दिया है, इसी ट्रिक से आपको लिखना है। सबसे पहले आप लेखक में क्या तैयार करोगे, सबसे पहले आप तैयार करोगे इसमें सबसे पहले होंगे हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल। इंपॉर्टेंट केवल 3 बताऊंगा, इंपॉर्टेंट होंगे तीनों। सबसे पहले होंगे लेखक में वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव जी, वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, इन तीनों में से कोई एक नायक आपको मिल जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल। उसके बाद दूसरे हमारे पास होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्या दूसरे हमारे होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और तीसरे हमारे गद्य लेखक होंगे, गद्य में जब हम लेखक के जीवन में चयन करेंगे तो तीसरे हमारे होंगे डॉक्टर प्रोजी सुंदर रेड्डी जी, प्रोजी सुंदर रेड्डी जी। देखो मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, इसको बनाने के लिए मैंने सारे PYQs को देखा है। मैं रियल बताऊँ ना, मैं 3-4 घंटे PYQ की बुक देखता हूँ, जिसमें 10 सालों से लेकर पूरे 2015 के ले लो, 2025 तक ले लो, जो टॉपिक्स बार बार मतलब हर साल आए हैं, जिनमें कभी गैप नहीं हुआ है, जो टॉपिक्स में मैं वही टॉपिक्स लेके आया हूँ। मैं आपको मतलब रियल में, मैं आप लोग मेरे मतलब हार्ट में रहते हो, हृदय से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं मन से भी पढ़ाता हूँ, हृदय से भी पढ़ाता हूँ। मेरे पास बहुत कुछ देने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको वो दे दूंगा ना, तो आप पूरे क्लास 12 का जब आप रिजल्ट आएगा ना, तो रिजल्ट के दिन आप मुझे बताओगे कि क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। रियल में बहुत, ये बिल्कुल मैं फ्री पढ़ाऊँगा, बिल्कुल पूरे यूट्यूब पर सीरीज़ चलेगी, मज़ा आएगा पढ़ाने, मुझे बहुत मज़ा आता है इस चीज़ में। ठीक है, उसके बाद हम जीवन परिचय देखेंगे कवि में। तो कवि में कौन कौन से करें, सबसे पहले आप कर लो मैथिली शरण गुप्त जी का। किसका? मैथिली शरण गुप्त जी का। सबसे पहले आप कवि में जीवन परिचय 5 नंबर का आएगा। इनमें भी 3 नंबर का जीवन परिचय होता है, 2 नंबर की रचनाएं लिखनी होती है। मेरे ख्याल से आपको 4 रचनाएं लिख देनी चाहिए, एग्जामिनर के ऊपर बहुत सुंदर इंपैक्ट पड़ता है इस चीज़ से। 2 की जगह आप 4 रचनाएं लिखो भाई, चेक करो, मज़े से लो। ठीक है, उसके बाद क्या लोगे, मैथिली शरण गुप्त इसमें होंगे, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद जयशंकर प्रसाद, दूसरे जयशंकर प्रसाद। तीसरे होंगे हमारे पास रामधारी सिंह दिनकर जी, मतलब रामधारी सिंह दिनकर। इन तीनों को तैयार कर लोगे ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तीनों में से कोई एक आपको मिल जाएगा। अगर हो सकता है तो महादेवी वर्मा जी का भी याद कर लेना, बहुत छोटा सा है जीवन परिचय महादेवी वर्मा जी का। तो आप लोग लेखक में वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी। कवि में मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, दिनकर जी और महादेवी वर्मा। अगर आप इनको तैयार कर लेते हो ना, तो 5 नंबर आपके सिक्योर हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे वाले टॉपिक्स की। अब मैं आपको लेके आ चुका हूं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें हम क्या बात करेंगे, इसके अंदर हम बात करेंगे अपने आगे वाले टॉपिक्स की तरफ। हमारा टॉपिक होगा कहानी खंड काव्य के ऊपर। तो कहानी कितने नंबर की आती है हमारे एग्जामिनेशन में? तो कहानी जो होती है, हमारे हिंदी के अंदर 4 कहानियाँ हैं। क्या हमें चारों कहानियाँ पढ़नी होंगी?
इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। आपको केवल 2 कहानी पढ़नी होगी और उस कहानी के अंदर केवल और केवल 2 चीज़ें। पहली चीज़ उद्देश्य पढ़ना होगा, दूसरी चीज़ सारांश पढ़ना होगा। सारांश और उद्देश्य पढ़ लोगे आप किसी भी कहानी का तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। जैसे कि बहादुर कहानी को मैंने पढ़ा भी दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप लोगों की डिमांड पर मैं दोबारा से पढ़ा दूंगा उसको, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। आप लोग जो बताओगे उसके हिसाब से क्लासेस चलेंगी, क्योंकि अगर मैं आपके लिए नहीं हूँ, आप लोग मेरे पास हो, तो मेरा यहाँ पर वजूद सिर्फ आपके कारण है। जो आप लोग बताओगे वो मैं कराऊंगा, मुझे उसके अलावा जो आप लोग बताओगे उसके हिसाब से ही मैं पढ़ाऊंगा। तो बहादुर कहानी पढ़ लो, पंचलाइट कहानी पढ़ लो, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, 5 मार्क्स मिल जाएंगे, 5 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद खंडकाव्य। तो देखो मेरी बहनें, मेरे भाई, मैं क्या बताना चाहता हूँ खंडकाव्य के ऊपर कि आप लोगों को अपने स्कूल से कांटेक्ट करना होगा। खंडकाव्य भी एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, आप लोगों के लिए बता दूँ इसको कि खंडकाव्य आपको अपने स्कूल से, अपने विद्यालय से पता लगेगा। यूपी में 75 ज़िले हैं, तो 75 ज़िलों में अलग अलग खंडकाव्य चलता है। तो आप अपने स्कूल पर जाकर अपने टीचर से, अपने प्रिंसिपल सर से, अपनी मैम से पूछोगे जाकर कि मैम हमारे ज़िले में कौन सा खंडकाव्य चलता है। क्या आपके ज़िले में सत्य की जीत चलता है या मुक्ति यज्ञ चलता है, कोई भी खंडकाव्य चलता हो, 75 ज़िले हैं, सभी में अलग अलग खंडकाव्य चलता है, तो मैं उसको बता नहीं पाऊँगा। प्लीज़ आप अपने स्कूल वाले टीचर से कॉन्टैक्ट करें। आइए बात करते हैं, ये 5 नंबर का ये भी होता है खंडकाव्य, 5 मार्क्स का मिलेगा, 5 मार्क्स का, ठीक है। मैं नंबर इसलिए बताता चल रहा हूँ आपको ताकि आप लोग अपनी मार्किंग स्कीम जान पाओ, किस तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन कैसा आएगा खंडकाव्य में सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है चरित्र चित्रण पर। चरित्र चित्रण तैयार कर लेना खंडकाव्य में 5 नंबर कहीं नहीं गए। तैयार कैसे करोगे, मैं कराऊंगा तैयार। मैं आपको A to Z कंप्लीट तैयार कराऊंगा, आपकी उंगली पकड़ के लिखना सिखाऊंगा आपको, मेरी जिम्मेदारी है ये, ठीक है। उसके बाद गद्यांश, यहाँ से खंड आ खत्म हो जाता है, खंड खा शुरू हो जाता है। यहाँ पर खंड आ था, खंड आ खत्म हो चुका है और यहाँ से खंड खा शुरू हो जाता है, खंड खा। और खंड आ जो होता है वो 50 नंबर का होता है, 50 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स। और जो खंड खा होगा वो भी 50 नंबर का होगा, 50 नंबर का। तो आपको 50 + 50 मिला के 100 नंबर मिलेंगे। तो खंड का आपको 50 नंबर बता चुका हूँ, खंड का आप बात करेंगे। सबसे पहले खंड खा के अंदर हमें संस्कृत गद्यांश मिलेगा, 7 नंबर का मिलेगा। उसमें 2 नंबर आपको संदर्भ लिखने को मिलेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा या महत्वपूर्ण पाठ से लिया गया या जातक कथा से लिया गया, इस तरीके से आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में लेखक नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें लेखक होता ही नहीं है। तो आपको 2 नंबर के संदर्भ मिलेगा और 5 नंबर का इसका हिंदी अनुवाद मिलेगा। तो आपको इसके केवल 3 चैप्टर पढ़ने हैं। यू हैव ओनली 3 चैप्टर्स ऑन स्टडी इन क्लास 12 इन संस्कृत साहित्य। आपको केवल 3 चैप्टर पढ़ने होंगे संस्कृत साहित्य के अंदर। कौन कौन सी? सबसे पहला होगा संस्कृत भाषा या महत्वम, बस पहला चैप्टर पढ़ लिया। उसके बाद महामना मालवीय पढ़ लिया। उसके बाद जातक कथा पढ़ लिया। तो इनमें से अगर मैं इन 3 चैप्टर को तैयार करता हूँ, क्या भैया अगर मैं 3 चैप्टर को तैयार करता हूँ तो क्या मुझे 7 नंबर मिल जाएंगे? मुझे और चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोगों को अपना समय बचाना है ना तो केवल 3 चैप्टर पढ़ो। इनमें से 100% 100% गारंटी है एक नायक आपको मिल जाएगा। 2 में से 1 नायक यहीं से होगा। ये आप लोग साइकोलॉजी देखो, एग्जामिनर की साइकोलॉजी होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। इनसे हर साल आता है, हर साल आता ही आता है। उसके बाद संस्कृत पद्यांश, संस्कृत गद्यांश 7 नंबर का है, संस्कृत पद्यांश भी 7 नंबर का है। इसमें क्या होगा, इसके अंदर आपको संदर्भ प्लस हिंदी अनुवाद करने को मिलेगा। पद्यांश का मतलब होता है यहाँ पर आपको श्लोक दिए जाएंगे, श्लोकों को आपका हिंदी अनुवाद करना होगा। संदर्भ में क्या लिखोगे, वही प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। आपको केवल संस्कृत पद्यांश में, अगर आप सामान्य हिंदी के छात्र हैं, हम सब सामान्य हिंदी के जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले होते हैं वो सामान्य हिंदी के होते हैं। सामान्य हिंदी में आपको राज की बात, मेरे पास हो, मैं आपको राज की बात बताता हूँ। आपको केवल सामान्य हिंदी वाले बच्चों को केवल और केवल 1 चैप्टर पढ़ना है पद्यांश में। 1 चैप्टर के आपको 7 नंबर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, कौन सा चैप्टर है, आइए दिखाता हूँ। ये है वो महान चैप्टर जिसका नाम है सुभाषित रत्नानी। ये महान चैप्टर जिसका नाम है सुभाषित रत्नानी। तो अगर आप सुभाषित रत्नानी को अच्छे से तैयार कर लेते हो ना, 7 नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर संदर्भ के मिलेगा, 5 नंबर इसका अनुवाद करने को मिलेगा। 100% गारंटी है। अभी आपके पास पेपर नहीं है, 2025 का पेपर उठा के देख लो, यूट्यूब पर बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे। और देखो, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ इसके बारे में? सुभाषित रत्नानी हर साल आया है, सारे 7 सेट में आया है।
एक सेट की बात नहीं कर रहा हूँ, सातों सेट में इसी चैप्टर से पद्यांश पूछा गया है सुभाषित रत्नानी से। तो अपने समय को बचाओ और इस चैप्टर को पढ़ के आप संस्कृत पद्यांश के 7 नंबर अपने मुट्ठी में कर लो। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। यू नेवर वेस्ट योर टाइम, यू शुड स्टडी ऑन दोज टॉपिक विच फ्रिक्वेंटली आस्क इन योर एग्जामिनेशन, दैट विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल टू योर सेल्फ। तो अब बढ़ते हैं अपने ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है, यानी कि अगर आपको क्लास 12th में सबसे अच्छे मार्क्स चाहिए, आपके नंबर कहाँ पे कटते हैं? हिंदी और इंग्लिश में, व्याकरण में, ग्रामर में कटते हैं। तो ग्रामर पे आप एक बेहतरीन पकड़ बनाओ जिससे आप बहुत अच्छे से नंबर स्कोर कर पाओगे। ग्रामर एक ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पर अगर सही है तो पूरे नंबर, गलत है तो पूरे नंबर कटेंगे। अगर 10 नंबर का अगर ग्रामर आएगी, 10 में से अगर आपके 10 भी सही हैं तो 10 के 10 नंबर मिलेंगे। राइटिंग में एक नंबर भी प्लस नहीं होगा, ना ही माइनस होगा। अगर गलत है तो 10 नंबर कट जाएंगे, अगर सही है 10 नंबर पूरे मिल जाएंगे। बहुत अच्छा पोर्शन माना जाता है ग्रामर, ठीक है। तो आपको क्या क्या पढ़ना है ग्रामर में? सबसे पहले आपको पढ़ना है मुहावरे के बारे में। आपको मुहावरे पढ़ने होंगे, मुहावरे और लोकोक्तियाँ आपको पढ़नी होंगी, ठीक है। उसके बाद आपको अपठित गद्यांश मिलेगा, 5 नंबर का मिलेगा अपठित गद्यांश। ये ऐसा गद्यांश होता है जो कभी आपने पढ़ा ना हो, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे आसान, सबसे ईजी यही होता है। एक सिंपल सा एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनको करना होगा आपको। बहुत बेहद आसान होता है ये, ठीक है। उसके बाद शब्द युग्म। शब्द युग्म बहुत आसान होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है। शब्द युग्म ऑब्जेक्टिव में आता है। 2 शब्द दिए जाएंगे और उनके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो जो ऑप्शन आपको सही लगे वो टिक कर दो, नंबर पूरे ले लो। ये होता है शब्द युग्म, ठीक है। उसके बाद एक शब्द लिखो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जो स्त्री कविता लिखती हो, कवित्री, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत, जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम, तो अनेक शब्दों के स्थान पर मैंने एक शब्द का उपयोग किया, उसको बोलते हैं अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, अनेक के लिए एक शब्द, ठीक है। उसके बाद वाक्य संशोधन। वाक्य संशोधन का मतलब होता है सेंटेंस एरर। जो सेंटेंस में एरर होता है उसको हमें ढूंढना होगा, ठीक है। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है तो चिड़िया पेड़ में बैठी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी। जैसे कवित्री हो गया, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वाक्य संशोधन में। मैं वाक्य संशोधन के लिए और पूरी कंप्लीट ग्रामर के लिए एक सीरीज लाऊंगा जिसको आपको अटेंड करना होगा। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं पूरी कंप्लीट ग्रामर पढ़ाऊंगा। वाक्य संशोधन, पर्यायवाची, शब्द युग्म, अनेकार्थी शब्द, हर चीज़ पढ़ाऊंगा। आप लोग अगर डिमांड रखोगे तो, ठीक है। उसके बाद पर्यायवाची मैं वही कराऊंगा जो आपके एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। मैं सारे पर्यायवाची नहीं कराऊंगा, मैं केवल 50 से लेकर 100 कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। क्योंकि कम पढ़ो, ऐसा पढ़ो जो आए, पढ़ो वही जो आपके काम आए, याद रखना, मेरा यही उद्देश्य है। उसके बाद रस, छंद, अलंकार, 2-2 नंबर के आएंगे। 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स। ये बिल्कुल श्योर टॉपिक्स होते हैं जो आएंगे ही आएंगे। रस आपको कौन से पढ़ने हैं? श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस। तो कौन से? श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस। 3 रस पढ़ लो, इनकी परिभाषा पढ़ लो, उदाहरण पढ़ लो। क्वेश्चन क्या आएगा? श्रृंगार रस का सोदाहरण दीजिए। सोदाहरण मतलब परिभाषा के साथ उदाहरण दीजिए। हास्य रस की परिभाषा और उदाहरण बताइए, ऐसे क्वेश्चन आएगा। उसके बाद दोहा और चौपाई, छंद आपको पढ़ लेना है, इससे आगे कोई नहीं आएगा, मान लो मेरी बात। अलंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा लिख लो, यहाँ पर उत्प्रेक्षा भी लिख लो, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। अगर इनकी परिभाषा, उदाहरण याद कर लोगे, मात्राओं के सहित आपको छंद और अलंकार, रस, तीनों में अगर आप अच्छी तरीके से उदाहरण सहित याद करते हो ना, 2 नंबर आपको देने से कोई रोक नहीं सकता है, बिल्कुल श्योर मार्क्स होते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं पत्र लेखन पर। तो पत्र लेखन हमारा 6 नंबर का होता है, निबंध हमारा 9 नंबर का होता है। 6, 9, 15 नंबर, अरे वाह वाह, ये अकेले 2 टॉपिक मिलाकर 15 नंबर लिए हुए हैं। ये 2 टॉपिक मिलाकर पत्र लेखन और निबंध बराबर, ये कितने हो? ये दोनों बराबर 15 नंबर, 15 मार्क्स, 15 नंबर। 6 नंबर का पत्र, 9 नंबर का निबंध। तो पत्र में क्या करना है आपको? मैंने पत्र लेखन आपको बताया है। पत्र में आपको पहला पत्र पढ़ना होगा बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए। अगर आप कोई व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको पैसे की ज़रूरत होगी ताकि आप बिजनेस में थोड़ा निवेश कर सको, थोड़ा इनपुट डाल सको, तब आपको आउटपुट मिलेगा। तो आपको निवेश के लिए कुछ पैसा चाहिए, तो पैसे के लिए बैंक से लोन लेने के लिए जो पत्र लिखना होगा वो आपको आएगा, पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपके सिलेबस में 3 तरीके के पत्र होते हैं। नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र। उसके बाद सफाई हेतु अपने स्वास्थ्य विकास अधिकारी को पत्र लिखना।
नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। तो 3 तरीके के पत्र आते हैं, 6 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। अगर आप 2 तरीके की भी याद कर लेते हो, ऋण वाला और सफाई वाला, 2 में आपको 6 नंबर मिल जाएंगे 100% गारंटी के साथ। अब बात करते हैं निबंध। तो निबंध हमें कौन कौन से टॉपिक्स पर तैयार करना है। तो निबंध की मैं आप पूरी स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊँगा कि निबंध को कैसे लिखें, निबंध में कैसे मैं पॉइंट्स यूज़ करूँ, निबंध की रूपरेखा क्या करें, सब बताऊँगा। तो निबंध में बेरोजगारी की समस्या आप लोग याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस याद नहीं करना, समझना है, बस आपको उसको हेडलाइंस को समझना है, ठीक है। उसके बाद आतंकवाद को समझ लो, उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण को समझ लो, उसके बाद दहेज प्रथा पर निबंध आ सकता है, उसके बाद विज्ञान वरदान और अभिशाप पर निबंध आ सकता है बोर्ड 2026 में। तो आशा करते हैं आपको आज के ये टॉप 21 टॉपिक समझ में आए होंगे। मिलते हैं ऐसी धमाकेदार अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो एक सब्सक्राइब कर लो और प्लीज़ अपने दोस्तों को बताओ और इसका व्हाट्सएप पर एक बार स्टेटस जरूर लगा देना। धन्यवाद।